नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के बांदा जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और साथ ही बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहाँ उन्होंने अधिकारियों और शिक्षा मित्रों के साथ मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और सरकार की योजनाओं की सराहना की। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 9 साल के बाद से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर उनका सम्मान किया है। उन्होंने बताया कि अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए के जगह पर अब 18,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। अप्रैल माह का बढ़ा हुआ मानदेय चेक के माध्यम से वितरित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों का सम्मान किया गया है। अभी वो गोरखपुर की धरती से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षा मित्रों भाई बहनों को संबोधित करने का काम किया। आज सिंबॉलिक रूप से 18,000 रुपए की चेकें हम लोगों ने यहाँ वितरित की। ये साफ स्पष्ट नियत का फिर से कंधा मिला करके चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा किसी एकेडमिक कैरियर की बुनियाद होती है और बेसिक शिक्षा में जो हमारे ये शिक्षा मित्र हैं, इनकी भी हम परेशानी को सुने और ये पॉजिटिव रूप से पॉजिटिव सोचते हुए अच्छा काम करें। अलीगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर अचल सरोवर को नए स्वरूप में विकसित करके जनता को समर्पित कर दिया गया है। सोमवार को नगर आयुक्त और मेयर ने इसका उद्घाटन किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए गए सौंदर्यीकरण के बाद अब ये स्थान आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। अचल सरोवर में अब नौका विहार, फूड कोर्ट, वर्किंग ट्रैक और ओपन जिम जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई है, जिससे ये स्थान स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उद्घाटन के बाद से ही यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और खास तौर पर रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच सरोवर की सुंदरता देखने के लायक बन जाती है। नगर निगम के अनुसार इस परियोजना से न सिर्फ शहर की ऐतिहासिक धरोहर को संजोया गया है, बल्कि पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। देखिए, 100 रुपये इसमें अनुमानित किया गया है, तो जितने भी बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, इवन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को आज शाम तक अपडेट करा दिया जाएगा। इसमें मंथली पास 100 रुपये का होगा। जो बोटिंग है लगभग 25 रुपये की होगी। इसके अलावा जो फूड स्टॉल्स लगेंगे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ जलपान करना चाहे, सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था रहेगी, उनकी अलग अलग रेट है। उसका जितने हमारे धर्म गुरु हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल पहले है, पर्यटन स्थल बाद में है, सबसे पहले इंश्योर किया जाएगा कि उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाएगा और सभी के साथ समन्वय संवाद स्थापित करते हुए उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए, अचल सरोवर का जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मेयर साहब और स्मार्ट सिटी के द्वारा नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से इसका 2023-2024 में जीर्णोद्धार हुआ है और आज इसका आधिकारिक शुभारंभ है, जिसमें कई तरह की बेसिकली फैसिलिटीज, जैसे यहाँ पर योगा क्लासेस होंगी, बोटिंग होंगी, लेजर शो होगा और भी तमाम तरह की चीजें बेसिकली उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि पूरा शहर इसका लाभ ले सके। गिरिराज जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम सब अलीगढ़ वासियों को नगर निगम के द्वारा सभी पार्षदों के, नगर आयुक्त जी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्रेरणा के अनुरूप हमारे शहर की एक पहचान अचल सरोवर, जिसको अटल धरोहर भी हम कहते हैं, कि आज हम एक शहर को समर्पित किया है। और हमारा जिस तरीके की भव्यता आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें पूरा प्रयास है हमारे नगर निगम के परिवार का कि हम इसकी भव्यता को ऐसे ही बनाए रखेंगे और जिस संस्कृति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस भक्ति भाव के साथ, जिस शक्ति के साथ आज हमने यहाँ पे एक इसका लोकार्पण किया है, हम अलीगढ़ की जनता से बस यही विनम्र अपील करते हैं कि इस पवित्र जगह को हम उसकी गरिमा, उसकी अखंडता, उसकी पवित्र। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में ऑटो में सवारी बैठाकर चोरी करने वाले शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई बड़ी कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो महिला यात्रियों को निशाना बनाकर उनके बैग से नकदी और जेवरात चोरी करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि ऑटो चालक की मिलीभगत से ये गिरोह वारदात को अंजाम देता था और हाल ही में एक महिला यात्री के बैग से 25,000 रुपए नगद, झुमकी और अंगूठी चोरी की गई थी। मामले के खुलासे के बाद से पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की। तकनीकी
विशेषज्ञों और साथ ही सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई और ऐसे में गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए पूरा माल जो है फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इसके अलावा घटना में इस्तेमाल ऑटो और चोरी के पैसों से खरीदी गई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार कुल करीब 5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। थाना नौबस्ता क्षेत्र का प्रकरण है। दिनांक 28/4 को एक महिला अंजू द्विवेदी जी जब नौबस्ता से कोयला नगर के लिए एक ऑटो में जब उन्होंने सवारी की तो ऑटो में सवार पूर्व से 3 व्यक्तियों द्वारा उनको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा करके उनको अचेतन कर दिया गया था और उसके पश्चात उनके पास जो उनका पर्स, बैग और उनका ब्रीफकेस वहां से लेकर के वो लोग फरार हो गए थे। इसमें लगभग 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे और उन कैमरों की मदद से उस ऑटो को पकड़ा गया और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई और उसकी निशानदेही पे 3 अभियुक्त गौरव मेहता, अनूप मिश्रा और विजय शुक्ला जो मूल रूप से थाना बर्रा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से लगभग 7 लाख रुपए की ज्वेलरी जो कि उस दिन चोरी हुई थी वो बरामद हुई है और उस कुछ ज्वेलरी इन लोगों ने बेच दी थी और उस पैसे से उन्होंने एक स्कूटी खरीदी तो वो स्कूटी भी बरामद हुई है। थाना नौबस्ता क्षेत्र का प्रकरण है। वहीं यूपी के कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद गांव में एक किसान द्वारा 2 बच्चों को भुट्टे चोरी के आरोप में पकड़कर खंबे से बांधने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसान खेत की रखवाली कर रहा था और तभी उसने दोनों बच्चों को भुट्टा तोड़ता हुआ पकड़ लिया है और किसान दोनों बच्चों को भुट्टों के साथ गाँव ले आया है और अम्बेडकर प्रतिमा के सामने लगे लोहे के खंभों से बांध दिया और इस घटना के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे खंभे से बंधे हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे और किसान एक ही गांव के रहने वाले हैं और इस घटना के बाद से गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इस तरह की सजा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। पीलीभीत में जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने डिजिटल और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों से बातचीत की और साथ ही जनगणना 2027 के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण जो है मकान सूचीकरण और मकान गणना का होगा जो कि 20 जून 2026 तक चलेगा। वहीं दूसरे चरण की जनसंख्या जो है वो जाति जनगणना होगी जो कि 9 फरवरी से 2028 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में 28 फरवरी 2027 तक इसका निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि गणना की प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक चलेगी और इस दौरान जो नागरिक हैं वो खुद ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। जैसा सभी को जानकारी है कि 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ये 100 जनगणना का प्रारंभ होने जा रही है हमारी। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने मीडिया बंधुओं से सभी से बात की है और उनको बताया है कि जो भी जानकारी है वो आम जनता तक पहुंच जाए और आम जनता को ये पता चल जाए कि 7 तारीख से हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है। तो हम लोगों ने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है कि किस पोर्टल पर ये चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, किस पोर्टल को आपको खोलना है, फिर कैसे कैसे कौन कौन सी सूचनाएं आपको भरनी है और इसके बाद हमारे प्रगणक जाएंगे घर घर। वो जाकर के अगर किसी को दिक्कत आती है, परेशानी है तो प्रगणक जाकर के उसका सुधार करेंगे। तो आज सभी को, प्रेस मीडिया को सभी को जानकारी दी गई है और ये आम जनता में हम लोगों ने ग्राम प्रधान से लेकर के पंचायत सहायकों को, कोटेदारों को और सभी को हम लोगों ने इस जनगणना के बारे में ट्रेनिंग दी है और लगभग 5000 कर्मचारी हमारे इस जनगणना के काम में लगेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि पहली बार ये डिजिटली जनगणना होने जा रही है तो थोड़ा सा नया प्रोसेस है, तो आम जो गांव के लोग हैं हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आए। उसके लिए हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर को भी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा जो गांव का पंचायत सहायक है उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी है, तो वो जाकर के गाँव वालों की मदद करेगा और इस जनगणना में अपना योगदान देगा। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इस जनगणना को जैसा सभी को जानकारी।
मैनपुरी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ब्लॉक जागीर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान कार्ड करेक्शन के नाम पर ग्रामीणों से पैसे वसूले जाने की शिकायत मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि आयुष्मान कक्ष में तैनात कर्मचारी द्वारा कार्ड से संशोधन के नाम पर 100 से 200 रुपए लिए जा रहे हैं और इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर आनंद किशोर पर भी आरोप लगाए गए हैं कि इस शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और मामले को टाल दिया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र में अवैध क्लिनिकों के संचालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन क्लिनिकों में मरीजों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अस्पताल परिसर के बाहर मरीजों की भीड़ और इंतजार की स्थिति अब आम हो गई है। पहले भी इस तरह के मामलों के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन आरोपों की जांच करके क्या कदम उठाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। मैनपुरी क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया है। कक्षा 1 में पढ़ने वाली छात्रा के पिता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पिता सत्य प्रकाश के अनुसार उनकी पुत्री अनन्या 5 मई को स्कूल गई थी, जहां पर पहाड़ा ठीक से ना सुना पाने से सहायक अध्यापिका वंदना ने उसे डंडों से पीट दिया। आरोप है कि इस घटना में बच्ची को चोट आई है और वो काफी डरी सहमी हुई है। वहीं आरोपी शिक्षिका वंदना ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी छात्र के साथ मारपीट नहीं की है और उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद से शिक्षा विभाग और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच के दबाव बढ़ गए हैं और अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। जिला ये शिकायत है, हमारी बच्ची को मास्टर ने मारा, हमारे मैडम ने। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है जी, प्राइमरी पाठशाला भामत जी। बच्चे ने 2 का पढ़ा नहीं सुना पाया। वंदना मैडम। क्या अभी नहीं मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। जिला ये शिकायत है, हमारी बच्ची को मास्टर ने मारा, हमारे मैडम ने। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है जी, प्राइमरी पाठशाला भामत जी। बच्चे ने 2 का पढ़ा नहीं सुना पाया। वंदना मैडम। क्या अभी नहीं मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने अंद्रपुल से लाहरतारा तक पैदल रूट निकाला है और ऐसे में हालातों का जायजा लिया है और इस दौरान उनके साथ जिले का पूरा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। शहर में जाम और अन्य समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 10 प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया और इन रूटों को अतिक्रमण मुक्त और सुगम बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिससे आम जन को राहत मिल सकेगी। और पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिन्हें शहर के अहम पॉइंटों पर लगाए जाएंगे ताकि यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और जाम की समस्या कम हो सके। इसके साथ ही अवैध रूप से चल रहे ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। देखिए, बनारस जनपद में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों ने 10 रूट यहाँ पर निर्धारित करे हैं। यहाँ पर डेली अधिकारी लोग जो है पैदल गश्त करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इन रूट्स पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो, कोई भी नियमों का उल्लंघन इन रूट्स पर ना हो, ताकि सुगम यातायात यहाँ पर चलता रहे और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में कम समय लगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अभी हमारे पास नए रिक्रूट कांस्टेबल भी हमको थानों को प्राप्त हो गए हैं, उनको भी इस पैदल गश्त की ट्रेनिंग कराई जा रही है। सभी अधिकारी रोजाना किसी न किसी रूट पर पैदल गश्त करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर कोई अतिक्रमण न हो। साथ ही हम लोग चलते समय इस चीज़ की भी स्टडी करते हैं कि किन कारणों से जाम लग रहा है। कहीं पर अवैध कट है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में बंद कराया जाता है। कहीं पर रोड खराब है तो संबंधित विभागों से बात करके उन रोड को भी सही कराया जाता है। तो आज इसी वजह से यहाँ पर
सीतापुर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के किनारे ग्रीन बेल्ट के लिए सुरक्षित जमीन पर करीब 40 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग ओम सिटी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध कॉलोनी पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन भूमाफियों ने दोबारा निर्माण शुरू कर दिया था और इस बार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरी प्लॉटिंग का जमीनों-दोज कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी जमीनों और प्लॉटिंग नियमों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध सड़कों, बाउंड्री वॉल और निर्माणाधीन ढांचों को तोड़ दिया गया और इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यहाँ पे ये ललियापुर है खैराबाद में, यहाँ लगभग 30 से 40 बीघा की जमीन है जो कि ग्रीन में आती है। इसी पे कार्रवाई हुई है और इस पे इनको पहले से नोटिस दी जा चुकी थी। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ये जनहित में कार्रवाई है, क्योंकि भविष्य में इस तरह की कोई समस्याएं हमारे सीतापुर वासियों को न झेलना पड़े कि उनको कल को उनके जो निर्माण है उनको तोड़े जाए। और ये ग्रीन है तो ये ग्रीन ही रहना है। इसलिए पूर्व में मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे गेट वगैरह तोड़ा गया था, इससे पूर्व भी ये आए हुए थे, तो इनको मैंने एक बार बताया कि भाई आप यहाँ पे ग्रीन है, इस पे किसी तरह का निर्माण न करिए, बट ये सब डिवीजन किए जा रहे थे और बार बार इनकी शिकायतें आ रही थी। उसी के क्रम में इस कार्रवाई। इसके अलावा आप कहाँ पर है? अभी यहीं पे है खैराबाद में। कितने बीघा जमीन हो, क्या कीमत होगी इसकी? लगभग 30 से 40 बीघा बताई जा रही है और कीमत तो अभी मैं आपको पता कर सकती हूँ। लखनऊ में पुलिस उपायुक्त ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए थानों के रूप में निलंबित और साथ ही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की और इस दौरान अमीनाबाद और नाका थाना क्षेत्र में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। डीसीपी ने स्पष्ट कहा कि सभी लंबित मामलों की जांच हर हाल में 60 से 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वो अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें और जनता के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। साथ ही IGRS और साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जनता का भरोसा पुलिस पर बना रहे। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में जमीन के नाम पर लाखों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। देहरादून निवासी वीर सिंह ने खुशीलपुर निवासी अंकुश सैनी पर जमीन दिलाने के नाम पर करीब 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार उसने 2 लाख रुपए का चेक जो है बिट्टू नामक व्यक्ति के नाम जारी किया, जबकि 8 लाख रुपए नगद दिए और ये रकम समसपुर गांव में जमीन खरीदने के लिए दी गई थी। आरोप है कि रजिस्ट्री की बात आने पर आरोपी जो है टाल मटोल करता रहा और बाद में पता चला कि जमीन पहले ही किसी और को बेची जा चुकी है। मामला बढ़ने पर ग्राम प्रधान के समक्ष दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसमें आरोपी ने 30 मई 2026 तक पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया और तय समय में पैसे ना देने पर दोगुना रकम देने की बात कही गई थी। लेकिन पीड़ित का कहना है कि आरोपी अपने वादों से मुकर गया है और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उस झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी गई है, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। 4 मई को उसने थाना बिहारीगढ़ में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जमीन को मैंने 10 लाख रुपए अंकुश को दिए थे सर। अच्छा, ठीक है। इसने मेरे को ना जमीन दी ना पैसे दिए सर। ठीक है। कुछ दिन के बाद मैं पैसे लेने आता हूँ तो ये मुझे धमकी दे रहा कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा अगर तुम्हें मेरे से पैसे मांगे। पर ये कोई बात हुई? और मैं अस्ताद जी के कहने से इनको पैसे दे दिए और इनके कहने से मैं यहाँ पे आ गया। तब मैं दोबारा आया, 2-3 बार आया इसके पास, तो ये इसने यही धमकी दी मेरे को। ठीक है। ये कि तुम्हें बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। इसमें कोई फैसला भी हुआ आपका? सर फैसला हुआ हमारा, तो मैंने अस्ताद जी आए मेरे को लेकर प्रधान जी के पास, कि उनके रिश्तेदार हैं वो। ठीक है। तो मैं आया यहाँ पर, हमारा यही फैसला हुआ और इससे जो भी बातें हुई ना, तो फैसले की बातें हुई सब। और वो पैसे लिखे गए, इसने बोल दिया कि मैं पैसे दे दूंगा और इसने मेरे को चेक दिए 2 काट के। ठीक है सर। उसके बाद ये धमकी देता कि मैं जहर खा लूंगा। ये ऐसी बातें थोड़ी होती है भाई। मेरे पास जो है ये भाई साहब हैं वीर सिंह जी, इनके जानने वाले हैं अस्पाल भाई मोहल्ड के जी। ये मेरे पास चल गए परसों कि भैया मेरे ऐसे ऐसे करके मैं जमीन संबंधी पैसे दे दिया अंकुश को, और ना तो मुझे जमीन दे रहा और ना मुझे पैसे दे रहा।
ठीक है। मैं फिर ना कहूँगा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, और मैं उससे बात करूंगा। ठीक है। और मैं आपका लाना तो मैं खुशंदीपुर के भी 2-4 आदमी बुलवाए, अंकुश को भी बुलवा लिया यहाँ से, अंकुश भी आ गया कि हाँ और मैं भी आ रहा हूँ। अंकुश के साथ महिपाल प्रमुख, हरतेज सिंह और भी कई साथी थे। बैठ कर बातचीत हुई, अंकुश ने कबूल लिया कि हाँ मेरे पास 10 लाख रुपए आए जी। मैं 10 लाख रुपए वीर सिंह बदल लिए और मेरी गलती है जी, और मुझे जमीन नहीं दे पा, जमीन तो बेच दी मैं बिट्टू को और मैं इसके पैसे दूंगा। आज दिनांक 5/5/2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी करने पर पता चला कि यह वीडियो ग्राम खुशहालीपुर थाना बिहारीगढ़ से संबंधित है। इस वीडियो में एक महिला द्वारा यह इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच समझौता हुआ है, लेकिन समझौता भी हुआ है कि पैसे वापस करेंगे। इन्हीं विवादों के बीच अंकुश अमरोहा क्षेत्र में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश हारून के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध वाहन को रोकने के दौरान पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे बदमाश से ये मुठभेड़ हुई है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को घेर लिया, जिसमें हारून के पैर में गोली लग गई और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी जो है जितेंद्र भी बदमाश की गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल बदमाश और थाना प्रभारी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये थाना डिडौली क्षेत्र में पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभियुक्त जो पूर्व में एक गौकसी में महजाद नाम का एक अभियुक्त जो पूर्व में जेल गया था पुलिस मुठभेड़ में, उसका एक साथी हारून पुत्र फारूक जो डिलारी थाना जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, उसका आज यहाँ मूवमेंट था। ये महजाद के यहाँ इसका आना बताया गया था और यहाँ से इसको पास में जो पायती कला गांव है वहाँ इसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ इसको जाना था। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर डिडौली अपनी टीम के साथ यहाँ उसकी तलाश कर रहे थे। एक व्यक्ति जब सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, उस संदेह में उन्होंने उसको जब रोका तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। इसमें इंस्पेक्टर डिडौली उनको कुछ इंजरी भी हुई है हाथ में। कौशाम्बी के सराय अकील थाना क्षेत्र में गांव में नदी के अंदर से पॉकलैंड मशीनों द्वारा बालू खनन का मामला सामने आया है और इस अवैध खनन के वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर हो रहा ये खनन नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदल रहा है और जलधारा के भीतर गहरे गड्ढे बना रहा है, जिससे भविष्य में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में तो प्रशासन द्वारा छापेमारी दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पॉकलैंड मशीनों से खनन लगातार जारी है। इसको लेकर खनन माफियों और संबंधित अधिकारियों के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और ये मामला प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है और अवैध खनन पर कैसे रोक लगाई जाती है। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम स्थित प्रेक्षागृह में मंगलवार को शिक्षा मित्र सम्मान समारोह भव्य दिव्य तरीके से आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर स्थित बाबा गंभीरदास सभागार में से दिए गए संबोधन का एलईडी के माध्यम से सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसे जिले भर के आए शिक्षा मित्रों ने देखा और सुना। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और साथ ही पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, जिला पंचायत और साथ ही कई अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया और इस अवसर पर परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। समारोह के दौरान शिक्षा मित्रों को मंच पर बुलाकर 18,000 रुपए मानदेय के डेमो का चेक भी प्रदान किया गया। यूपी के अमरोहा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात आरोपी अरमान उर्फ काले खां को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संभल जिले के असमौली का रहने वाला है और साल 2015 के हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस की मुखबिर से सूचना मिलने के बाद से आरोपी
जो है वो पुल के पास से मौजूद है और घेराबंदी के दौरान वो बाइक से भागने लगा, लेकिन पीछा करने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और खुद को गिरता देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी के हाथ को छूती हुई गोली निकल गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी तांत्रिक बनकर लोगों को गड़ा धन निकालने का झांसा देता था और उनसे लाखों रुपए के जेवरात ठगता था। उस पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना सैद नगली में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अरमान काले है, ये निवासी थाना असमौली का रहने वाला है। इस व्यक्ति के विरुद्ध अभी थाना सैद नगली पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है बलात्कार से संबंधित। इसमें पीड़िता और उसकी मां के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इस अरमान नाम के व्यक्ति ने पिछले काफ़ी समय से इनके साथ तांत्रिक बनकर अलीगढ़ में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर विभव वैष्णव निर्विरोध चुन लिए गए हैं और पदभार संभालने के बाद से उन्होंने कहा कि शहर के प्राइवेट डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान शासन और प्रशासन स्तर पर कराया जाएगा। डॉक्टर विभव ने बताया कि डॉक्टर पूरी निष्ठा से मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन कई बार इलाज के बाद भी उन पर आरोप लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि हर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन जटिल मामलों में मरीज को बचा पाना संभव नहीं होता, फिर भी डॉक्टरों की आलोचना झेलनी पड़ती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीडीए की टीम डॉक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करेगी। चुनाव के बाद से पदाधिकारियों और सदस्यों ने डॉक्टर विभव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शहर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चाएं हुई हैं और एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की गई है। देखिए, सभी डॉक्टरों ने जो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका मान और सम्मान हमेशा बरकरार रखूंगा और ऊपर ही ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। समाज में हर व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंच जाए, किसी अभाव में वो चिकित्सक से वंचित न रह जाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हम लोग चिकित्सा सेवा को और उत्कृष्ट बनाएं और जो व्यक्ति सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे कुछ विशेष चिकित्सा की जरूरत है और जो हम लोग कर सकते हैं उनके लिए, तो वो भी किसी अभाव में पीछे नहीं रहेगा। इसका मैं आपको वादा करता हूं। आप लोगों से अपील करता हूं कि कई लोग अपनी बीमारी बता नहीं पाते, घर में रह जाते हैं किसी अभाव में, कहीं उनके साथ व्यक्ति नहीं होता। आप हमें इस बात सीधे बताइए, इस बार चिकित्सक। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।